This is the second segment of physical world, first chapter of NCERT, और we will discuss about whatever written on the board, scope of physics and interrelation with society. कि फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स के क्या क्या स्कोप है हमें ये तो पता होना ही चाहिए. तो मैं आपको बताऊं, फिजिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है, यानी फिजिक्स पढ़ करके आप मरीन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ करके आप सिविल पार्ट में जा सकते हैं. सो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे स्कोप हैं. सिविल सेक्टर्स हैं आपके, सिविल सेक्टर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल्स हो गया आपका, जितना भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन है आपका, इमारत का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है, उसमें सिविल इंजीनियर्स बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके, स्ट्रेस को पढ़ करके, ट्रेस को पढ़ करके, इन सब चीजों को यूज करके डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं. तो इन सबको फिजिक्स की इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो सही से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. कहीं डैम का फॉर्मेशन होना, कहीं डैम बनना है, बड़ी बड़ी इमारतें बननी है. आपको पता है कोई जरूरी नहीं कि स्टेट हो, तो कितना बेस चाहिए होगा, कितना विथ चाहिए होगा, इन सब का अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सही से अगर आपके पास में एयरी, अगर हमको कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो ये भी देखना है कि वो एयरी होगी कि नहीं होगी. इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है सिविल को कंस्ट्रक्शन में. तो भी आपको फिजिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है आजकल के दौर पे, सारा जितना चिप टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उन सब में बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट, बहुत छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट एक छोटी सी जगह में लगे होते हैं. तो वो सब भी पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी आपका फिजिक्स के अंदर आता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आप इससे बन सकते हैं. इलेक्ट्रिकल्स जितनी भी चीज़ है, जितने भी आपका पावर कारपोरेशन हो गया, पावर कारपोरेशन सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपकी फिजिक्स के अंदर आती हैं. आर्किटेक्चर बन सकते हो आप, जियोलॉजिस्ट बन सकते हो. जियोलॉजिस्ट यानी जो अर्थ की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, और या वेदर फोरकास्टिंग में भी आप जो जनरली जो आप बीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेज़र बीम्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग, वो भी फिजिक्स का पार्ट है. तो फिजिक्स का बहुत ही वास्ट स्कोप है. आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे फिजिक्स का यूज है. तो मैंने बेसिक कुछ एग्जांपल्स लिए. अब हम यहाँ पे बहुत ही मरीन इंजीनियरिंग, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम मरीन इंजीनियरिंग ले सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं. ये सारे पार्ट में आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी सही से. जिसको फिजिक्स की नॉलेज नहीं है वो सब चीज़ें सही से समझ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स के इन बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थियरीज को ही यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग हम लोग कर सकते हैं आज के समय में. चलिए अब मैं बात करता हूँ कि फिजिक्स और सोसाइटी का आपस में रिलेशन क्या है, या साइंस और सोसाइटी का आपस में रिलेशन क्या है. तो मैं सेक्टर वाइज बात करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. जैसे अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में बात करें, तो जब आज से बहुत समय पहले, जब आदिमानव थे, जब फोर फादर्स हमारे थे, पूर्वज जब थे, तो उनके पास में कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे. उन्होंने फिर लैंग्वेज डिस्कस करी, जिससे वो आपस में ही बातचीत कर लेते थे. लेकिन उनकी बातचीत केवल कबीलों तक ही सीमित थी, बहुत दूर बात नहीं कर पाते थे. उनको नॉलेज उतना नहीं था, तो उनके अंदर अंधविश्वास भी था कि कहीं दूर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, धरती हमारी कितनी बड़ी है क्या नहीं. धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस किया. प्रोग्रेस करके फिर इसके बाद में वॉकी टॉकी और जो जनरल टेलीफोन्स हैं वो बने आपके. आज के समय में हमारे पास में वायरलेस टेक्नोलॉजी है. वायरलेस टेक्नोलॉजी से आप कहीं पे भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप तुरंत क्या कर सकते हैं, एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं. तो कम्युनिकेशन सेक्टर में भी एक वास्ट एक क्या आया, एक डेवलपमेंट आया, इसकी वजह से हमारी साइंस की वजह से. दूसरा सेक्टर आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर बताऊँ कि पहले के समय में लोगों के पास में घर नहीं हुआ करते थे. वो नॉर्मली मिट्टी के घर बनाते थे. उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था. आज के समय में देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं. तो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी और साइंस का आपस में म्यूचुअल रिलेशन है. टेक्नोलॉजी में साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको ह्यूमन काइंड के लिए यूज किया जाता है, ताकि आदमी की लाइफ जो है, जो मैन काइंड के लिए यूज किया जाता है, तो लग्जीरियस हो जाए लाइफ. और आप सेगमेंट अगर मैं उठाऊँ आपके पास में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देख लीजिए. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बूम आया साइंस की वजह से. पहले के समय में बड़ी चीज़ें एक जगह से दूसरे के जा नहीं सकती थी.
लोग कहीं पे अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक जगह पे कहीं पे ग्रेप्स अगर ज़्यादा पैदा हो रहा है और वो उनको दूसरी जगह पे जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी, लेकिन आज हमारे पास में फास्ट ट्रैवलिंग व्हीकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जा सकते हैं। हम लोग भी कहीं ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वही ट्रैवलिंग में पहले कितना समय लगता था। तो सेगमेंट वाइज भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है, किसकी वजह से? साइंस ने। साइंस हमारी आज की लाइफ लाइन है। एंटरटेनमेंट अगर सेगमेंट के बारे में आप देखिए तो पहले हमारे पास में एंटरटेनमेंट के कोई भी साधन नहीं थे। ये जस्ट लाइक पुराने समय में लोगों के पास क्या होता होगा, कोई गेम या इस तरह से कुछ नहीं था। आज आप अपने घर में देखिए, सराउंडिंग देखिए, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है आपके पास में, फोन है, मोबाइल फोन है, गेम सिस्टम है, इतनी सारी चीजें हैं कि हमारा टाइम आसानी से पास हो जाता है। अगर आप कमरे में देखिए, हर चीज अगर आप देखिए, कमरे में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इन सब में क्या इन्वॉल्व है? साइंस। तो साइंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन काइंड के लिए साइंस बनी है ताकि हम सर्व कर सके सोसाइटी को एक बेटर सेंस में और लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ हम बना सके। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है साइंस का आपका। चलिए, ये बेसिक टर्म्स हैं। अब हम इम्पोर्टेंट कुछ एक बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब सम फंडामेंटल फोर्सेस। सम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आपको बताऊं मैं, फंडामेंटल फोर्सेस की डेफिनेशन के बारे में बात करें, द फोर्स विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो बेसिक फोर्स है, जो एटम के अंदर ही प्रेजेंट है और एटम से मिलकर सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसलिए इन फोर्सेस को बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। द फोर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम and from atom any structure is made, so that is called fundamental force। अगर हम क्लासिफाई करें फंडामेंटल फोर्सेस को, तो फंडामेंटल फोर्सेस में आपका न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और वीक इंटरेक्शन। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह के फोर्स आपके आते हैं, इनको ढंग से समझना है। न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी है और वीक इंटरेक्शन भी है, and two other forces are electromagnetic force and gravitation force. So the force which is present inside the atom or which is present everywhere is called fundamental, because all kind of the forces are derived from of this fundamental force। fundamental जो बिल्कुल बेसिक है, जो हर जगह भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर फोर्स is the most strongest fundamental force। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, एनएफ न्यूक्लियर फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और कहां प्रेजेंट होता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर। एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट आपका न्यूक्लियस का होता है और उसके अंदर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड करने वाले फोर्स को आप बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को 10⁻⁻15 मीटर रेंज के अंदर बाइंड करके रखता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बाइंड करने की जरूरत क्या पड़ी। तो भाई, अगर प्रोटॉन्स हैं, अगर आपके पास प्रोटॉन्स एक से ज्यादा है तो प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, उनमें आपस में रिपल्जन भी होगा। उस रिपल्जन की वजह से वो दूर जाना चाहेंगे, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर आते नहीं, हमको पता है। इसका मतलब कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है जो उन सारे प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड किए हुए हैं। तो वही फोर्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। एंड
This force is acting between the neutron and protons so that it can just bind together and just form the nucleus. दूसरे फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएम फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो प्रोटॉन is positive charge, having a positive charge. Neutron is electrical neutral, and this one electron is having negative charge. So proton is having positive charge, electron is having negative charge. So this positive and negative charge, they just attract to each other. Means nucleus attracts electrons towards it. Protons सारे आपके nucleus के अंदर है. The nucleus attracts all the electron towards it. यानी न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन पे जो ये फोर्स लग रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स. एंड वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल. इलेक्ट्रॉन आपका स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपका मोशन कर रहा है लगातार. स्टेबल इन द सेंस एक पोजीशन पे नहीं है, लगातार मूव कर रहा है. और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, यानी ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा. और तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक डेवलप होता है, जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है. और ये इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है. उस मूविंग फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये प्रोटॉन या कोई और चार्ज पार्टिकल भी है तो उस पर फोर्स लगेगा. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जांपल है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपको बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका, वो एक वीक फोर्स का एग्जांपल है एज कंपेयर टू, इफ वी आर कंपेयरिंग विद न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका एक वीक फोर्स का एग्जांपल है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगभग 100 टाइम्स आपका वीकर होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है. अगले हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स में आप मास प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. आप सबको पता है कि अगर हम एटम के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा और इसके सराउंडिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका आपस में मास होता है. और जब दो मास पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तो इनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशन फोर्स. तो जो ओरिजिन है आपका ग्रेविटेशन फोर्स का, वो आपका एटम के अंदर से स्टार्ट होता है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का कुछ सेपरेशन तो होगा ही आपका. तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ मास भी होगा, और मास पार्टिकल अगर आपके कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगता है. तो दिस इज ऑल्सो a fundamental force, but this is a weakest force. ग्रेविटेशन फोर्स आपका एक वीकेस्ट फोर्स का सबसे ज्यादा वीक फोर्स जो होता है आपका, वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है. और लास्ट में अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, तो लास्ट में आपका वीक इंटरेक्शन आता है. न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल है वीक इंटरेक्शन. वीक इंटरेक्शन में ये देखा गया है कि जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, उसको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हो. लेकिन ये देखा गया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरचेंज हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इंटरचेंज हो सकता है. तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरचेंज होता है तो उसके लिए उसको कोई और एक सब एटॉमिक पार्टिकल चाहिए होता है, जिससे उसके साथ में क्या होता है, एक वीक इंटरेक्शन होता है. इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपका, कि जैसे अगर आपका न्यूट्रिनो जब न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रिनो आपका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन के बीच में वीक इंटरेक्शन होगा. तो जब कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल किसी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल में आपका डेविएट हो जाता है तो उस समय जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वीक इंटरेक्शन.
वीक इंटरेक्शन फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स से तो स्ट्रांग होता है, लेकिन बाकी फोर्सेस से आपका क्या होता है, वीक होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा आपका स्ट्रांग इंटरेक्शन, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आपका वीक इंटरेक्शन, और लास्ट में आपका ग्रेविटेशन फोर्स आएगा। तो ये सारी चीजें आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछिए। जनरल इंट्रोडक्शन था।